अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने लाइफ में खुश भी होंगे। तो जो नावल हम रीड कर रहे हैं, आइए शुरू करते हैं। नावल का नाम है जाने जहां और इस नावल को लिखा है एएन ने। ठीक है, तो चले जी नावल का आगाज़ करते हैं। कैफ अंबर को होटल लेकर आया था ताकि दोनों कुछ खा सकें। कैफ ने प्राइवेट केबिन बुक करवाया था ताकि वह दोनों आराम से बातें कर सकें। या यूँ कहना बेहतर था कि कैफ चाहता था कि वह पूरा वक्त सिर्फ अंबर के साथ रहे। क्या खाओगी? कैफ ने अंबर से पूछते उसका हाथ थामा तो अंबर के गाल एकदम गुलाबी हुए। जी कुछ भी जो आप खाएंगे, अंबर ने धीमी सी मुस्कान होठों पर सजाते कहा। तो कैफ का दिल किया कि वो अंबर की मुस्कान को देखते ही रहे। ओके, मैं ऑर्डर करता हूँ, कैफ ने मुस्कुराते कहा। साथ ऑर्डर किया जिसमें शामी कबाब, पास्ता, दूसरी चीज़ें मंगवाई। आपने तो सारा मेरा फेवरेट खाना ऑर्डर कर दिया है, अंबर ने वेटर के जाने के बाद कहा। तो कैफ मुस्कुरा दिया। अब मेरा भी फेवरेट यही है जो तुम्हारा है, कैफ ने मुस्कुरा के कहते अंबर के चेहरे पे आई बालों की लट को उंगली से पीछे किया। तो अंबर चेहरा झुका गई। तो आपका फेवरेट तो ये नहीं था, तो अब आपका फेवरेट ये सब कैसे बन गया? अंबर ने कहा। तो कैफ मुस्कुरा दिया। हाँ, मेरा फेवरेट ये सब नहीं था, लेकिन जब तुम कोमा में गई तो मेरी सब फेवरेट चीज़ें ख़त्म हो गई थी। कुछ करने का दिल नहीं करता था, ना कुछ खाने पीने को। मुझे तो तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी अधूरी लगती है, कैफ ने कहा। अंबर तो कैफ को देखते ही जा रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कैफ उससे इतना प्यार करता है। अभी अंबर या कैफ कोई बात करते कि वेटर भी आकर खाना रखने लगा। कैफ अंबर को खाना डालकर देता, खुद भी अपना डालता खाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाते होटल से निकले तो कैफ ने गाड़ी शॉपिंग मॉल की तरफ मोड़ ली। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अंबर ने पूछा। अब मैं तुम्हें कुछ शॉपिंग करवाना चाहता हूँ, तो पहले वो जाकर करते हैं, कैफ ने मुस्कुरा के कहा। तो अंबर भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद दोनों मॉल मॉल पहुंच गए और कैफ अंबर को ड्रेसेस दिलवाने लगा। ड्रेसेस लेने के बाद कैफ अंबर के साथ ज्वेलरी शॉप पे आया तो अंबर को पायल दिखाई जो अंबर को प्यारी लगी थी। अंबर ये देखो रिंग, तुम्हारे लिए कैसी लगी तुम्हें? अंबर ने कहा। कैफ ने अंबर के लिए एक प्यारी सी रिंग जिस पर वाइट कलर में छोटा सा हार्ट बना हुआ था अंबर के लिए पसंद की थी, जो अंबर को भी पसंद आई थी। जी बहुत प्यारी है ये तो, अंबर ने रिंग देखते मुस्कुरा के कहा। उसे सच में प्यारी लगी थी। अंबर के कहने पे कैफ ने मुस्कुरा के उसे देखते दुकानदार को पैक करने का कहता अंबर की तरफ मतवज्जा हुआ, जो कुछ देख रही थी। क्या देख रही हो? कुछ पसंद आया तो बताओ, कैफ ने अंबर से मुस्कुराते कहा। तो अंबर का ध्यान कैफ की तरफ गया। आपको पता है मुझे पायल बहुत अच्छी लगती है, अंबर ने कहा। तो कैफ मुस्कुरा दिया। अच्छा, कैफ ने मुस्कुराते जानबूझकर कहा, वरना उसे पता था। जी, और आपको पता है मेरे कौमे में जाने से पहले एक दफ़ा मैं और भाई आए थे शॉपिंग पे, तो मुझे एक पायल की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, लेकिन भाई को पसंद नहीं आई। उन्हें मेरे लिए अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने दिलवाई नहीं। मुझे भी भाई को ज़्यादा कहना अच्छा नहीं लगा, अंबर ने कहा। तो कैफ मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो वो पायल की जोड़ी तुम्हें बहुत पसंद आई थी क्या? कैफ ने कहा। जी बहुत, अंबर ने कहा। तो कैफ मुस्कुरा दिया। अच्छा चलो चलें अब, कैफ ने दुकानदार से रिंग पकड़ते कहा और अंबर का हाथ थामे शॉप शॉप में निकला। कैफ अंबर को शॉपिंग करवाने के बाद अपने फ्लैट पे ले आया था ताकि कुछ वक्त उसके साथ गुजारे। उसका इरादा था कि वो रात को ही अंबर को घर छोड़कर आएगा। कैफ ने फ्लैट में आते ही अंबर को अपने हिसार में लिया तो अंबर एकदम कैफ के अमल पे बुखला ही गई। कैफ छोड़े मुझे, अंबर ने धड़कते दिल के साथ कैफ से कहा। कैफ को अंबर के मुंह से अपना नाम सुनते बेहद अच्छा लगा था। बिल्कुल नहीं, जब तक हम यहाँ हैं मेरा तुमसे एक पल दूर जाने का इरादा नहीं। शादी तो हमारी न जाने कब होती है, तो ये पल तो मैं तुम्हारे करीब रहते गुजारना चाहता हूँ, कैफ ने अंबर के गुलाबी होते हो गालों को देखते कहा। तो अंबर शर्म से नजरें झुका गई। कैफ ने अंबर के गुलाबी होते गालों पर शिद्दत से बोसा देते पीछे होते अंबर की झुकी पलकों को मुस्कुरा के देखते, उसे हिसार से निकालता, उसका हाथ थाम कर उसे कमरे में लाते, बेड पे बिठाते, खुद भी अंबर के साथ बैठता। उसके हाथ थाम गया तो अंबर कैफ को देख रहे हैं। आपसे एक बात कहूँ, अंबर ने कैफ को देखते कहा। तो कैफ मुस्कुरा दिया। हाँ मेरी जान, एक क्यों, जितनी मर्जी कहो। तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो मैं बेताब होता हूँ, मेरा तो दिल करता है तुम मुझसे बातें ही करती रहो, कैफ ने कहा। तो अंबर के होंठों पे धीमी सी मुस्कान आ गई। आप सब जानते हैं मुझे इस आमिर ने अगवा किया था, लेकिन आपने फिर भी मुझसे शादी कैसे कर ली? अंबर ने कहा। अंबर तुम्हारे साथ अल्लाह का शुक्र है कुछ गलत नहीं हुआ था जो तुम ऐसे कह रही हो, और खुदा ना ख्वास्ता कुछ होता भी तो मैं फिर भी तुमसे यूं ही प्यार करता, फिर भी कभी न छोड़ता, कैफ ने सच्चे दिल के साथ कहा। और अंबर को कैफ के लफ्ज़ों की सच्चाई अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी। अब मैं तुम्हारे मुंह से कभी ऐसी बात ना सुनूं, समझी? कैफ ने कहा। तो अंबर ने सर हिलाया। आप बहुत अच्छे हैं कैफ, अंबर ने कहा। तो खूबसूरत कैफ के लबों पे खूबसूरत सी मुस्कान आ गई। तो तुम मेरी ज़िंदगी हो, कैफ ने कहते अंबर के थामे हाथों पे
बहुत सा दिया और पॉकेट से रिंग वाली डब्बी निकालते उसमें से रिंग निकालते अंबर की उंगली में पहनाई तो अंबर मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी लग रही है तुम्हारे हाथ में, कैफ ने मुस्कुरा के कहा तो अंबर भी मुस्कुरा दी। कैफ ने अंबर के हाथ पे बोसा देते उसकी कमर में हाथ डालते अपने करीब किया तो अंबर ने घबरा के कैफ को देखा, पर कैफ की गहरी नजरों से घबराते नजरें झुका गई। कैफ ने अंबर के माथे पे बोसा देते अंबर की झुकी पलकों समेत होंठ रखते पलकों पे होंठ रखते नाक को छुआ तो अंबर की धड़कनें एकदम तेज होने लगी। कैफ ने अंबर को लेटाते उस पर झुका तो अंबर का दिल और तेजी से धड़क उठा। कैफ आप क्या कर रहे हैं, पीछे हटे, अंबर ने घबराए हुए लहजे में कहा तो कैफ ने अंबर के होंठों पे उंगली रखते उसे खामोश करवाया। मुझ पर यकीन रखो, बस कुछ पल तुम में खोना चाहता हूँ, कैफ ने कहा तो अंबर धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। तो कैफ के लबों पे पुरसकून सी मुस्कुराहट आ गई। उसे खुशी हुई थी कि अंबर उस पर यकीन रखती है। कैफ ने अंबर की बंद आंखों को देखते अंबर के होंठों पर झुकता उन्हें अपनी गिरफ्त में ले गया था। कुछ पल जो ही मायने खेत खामोशी के गुजरे तो कैफ पीछे होता अंबर के गुलाबी गाल देखता, उन पे बोसा देता, गर्दन पे झुकता वहां अपने होंठों का लम्ब से छोड़ने लगा। तो अंबर को अपनी धड़कनें कानों में गूंजती महसूस होने लगी। कुछ पल यूं ही कैफ अंबर में खोया रहा था, फिर कुछ देर बाद अंबर को बख्शता, उसे अपने हिसार में लेते बैठाता, उससे बातें करने लगा। रात तक दोनों वहीं रहे थे। फिर कैफ अंबर को घर छोड़ आया था। वहीदान और मासूमा भी घर आ गए थे। सब बड़े और सारे हिबा और अनीता लॉन्च में बैठे थे जब अनीता की नज़र राकिब पे गई जिसके हाथ में कुछ था और उसी की तरफ आ रहा था। राकिब ये क्या है, अनीता ने कहा। तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, राकिब कहता अनीता के पास सोफे पे बैठ गया। क्या है, आप मुझे दिखाएं, अनीता ने कहा। दिखाता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है यार, राकिब ने कहते ही हाथ में पकड़ी हुई नकली छिपकली अनीता के ऊपर फेंके और वहां से उड़ता दूर हुआ था। अनीता की एक जोरदार चीख निकली थी। सभी घबरा गए थे, लेकिन राकिब की शरारत समझते फैसल साहब भड़क उठे थे। राकिब शर्म है, तुमने बच्ची को डरा दिया, फैसल साहब ने गुस्से से कहा। राकिब आपको मैं नहीं छोड़ूंगी, अनीता ने बिना किसी का लिहाज किए कुशन उठाते मारा था और शगुफ्ता बेगम अनीता से लड़ने लगी। जरा तमीज़ है, तुम में शौहर है वो तुम्हारा, शगुफ्ता बेगम ने कहा। कोई बात नहीं भाभी, बच्चे हैं, सदफ बेगम ने कहा। कहाँ से बच्चा है राकिब, तुम्हें लगता तमीज़ ही नहीं है इस लड़के में, तो चलो अनीता तो बच्ची है, फैसल साहब ने कहा। कोई बात नहीं फैसल, राकिब भी बच्चा ही है, वो भी अनीता से मजाक कर रहा था, साकिब साहब ने कहा। भाई कहाँ से बच्चा है, फैसल साहब ने कहा। सबकी बातों पे हिबा और सारे हैरत से देख रहे थे, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सब एक दूसरे को कह रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के आगे पीछे भागते हुए कमरे में आए तो अनीता ने आते साथ ही राकिब को सोफे से उठाते कुशन मारा जिसे राकिब ने कैच कर लिया था। राकिब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपने मुझे डरा दिया, आपको ज़रा तमीज़ नहीं है, अनीता ने गुस्से से कहा। यार मैं मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था तुम इस तरह डर जाओगी, राकिब ने कहा। तो अनीता ने खफगी से देखा। तो क्या छिपकली, तो मुझे खुश होना चाहिए था, अगर आप पे कोई फेंके ना तो आपको पता चले, अनीता ने गुस्से से कहा। तो राकिब ने हंस दिया। अच्छा ना, सॉरी, अब ऐसा मजाक नहीं करूंगा, राकिब ने कहा। तो अनीता ने खफगी से राकिब को देखा। राकिब मुस्कुराता अनीता के पास आया और उसे अपने हिसार में लिया। अच्छा अब नाराज़गी छोड़ो ना, राकिब ने अनीता के खफगी और गुस्से से भरे चेहरे को देखते कहा। छोड़ दूंगी नाराज़गी, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अनीता ने कहा। तो राकिब मुस्कुरा दिया। क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, मैं तुम्हारी नाराज़गी नहीं बर्दाश्त कर सकता, राकिब ने कहा। तो अनीता मुस्कुरा दी। आपको मुझे अभी शॉपिंग पर लेकर जाना होगा, फिर ही मैं मानूंगी, वरना नहीं, अनीता ने कहा। तो राकिब मुस्कुराता उसकी गर्दन के गिर्द हिसार तंग करता अपनी ओर करीब कर गया। तो अनीता के चेहरे पर सुर्खी छाने लगी। मैं तो किसी और ही तरीके से मनाने का इरादा रखता था, राकिब ने जो मानी अंदाज में कहा। तो अनीता के चेहरे पर हया की लाली और गहरी हो गई। राकिब ने मुस्कुराते अनीता के होंठों को छुआ तो अनीता पलकें बंद कर गई। चलो चलें फिर शॉपिंग पे, राकिब ने अनीता के होंठों को छूते पीछे होते कहा। तो अनीता ने आंखें खोले राकिब को देखा। राकिब ने मुस्कुरा के देखा तो अनीता भी मुस्कुरा दी और राकिब के साथ बाहर निकली। सभी उनकी लड़ाई और अब दोनों का हंसी खुशी बाहर जाता देखकर मुस्कुरा दिया और उनकी खुशियों के लिए दुआ गो हुए। ये बात बड़ों ने भी नोट की थी। राकिब और अनीता अब हंसी मजाक करते थे जो वो शादी के बाद छोड़ गए थे, अब फिर से करने लगे थे। सब खाना खाकर कमरों में चले गए तो हिबा के मना करने पे भी सारम उसके लिए दूध लेने चला गया और अब लेकर कमरे में दाखिल होता दरवाज़ा बंद करता हिबा के करीब बैठा। हिबा चलो अब जल्दी से ये दूध पियो, सारिम ने हिबा के सामने बैठते कहा और दूध का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। सारिम आप बिना मुझे खिला खिला कर मोटा कर देंगे, हिबा ने सारिम को खफगी से कहते दूध का गिलास थामा। तो सारिम मुस्कुरा दिया। हाँ तो मेरी जान, मैं अपनी बेटी को मोटो सी प्यारी सी हो तुम्हारी तरह देखना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे अपनी बेटी की मम्मा के खाने पीने का ध्यान रखना होगा क्योंकि उसकी मम्मा को तो अपना ज़रा ख्याल नहीं है, सारिम ने कहा। तो हिबा मुस्कुरा दी। और बाद में आपको ही अपनी बेटी की मम्मा से मसला होगा कि वो मोटी हो गई है, हिबा ने कहा। तो सारिम मुस्कुरा दिया।
नहीं होता, मुझे तुम हर तरह प्यारी लगती हो। वैसे मेरी जान कितनी मोटी हो तुम हो, कितनी मोटी तो तुम हो गई हो। सारिम ने हिबा के शरारती लहजे में कहा तो हिबा ने घूर कर देखा। देखा, अभी से कहने लग गए आप। तो हिबा ने सारिम को देखते खफगी से कहा तो सारिम हंस दिया। मजाक कर रहा हूँ यार, चलो अब जल्दी से दूध पियो। सारिम ने मुस्कुराते कहा तो हिबा भी मुस्कुराती दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद सारिम हिबा को अपने हिसार में लेकर बैठा तो हिबा ने सारिम के सीने पे सर रखा। सारे माँ आपने देखा जब से राकेश भाई और अनीता वापस आए हैं, दोनों ही बहुत खुश रहने लगे हैं। पहले की तरह ही हंसी मजाक लड़ाई कर रहे हैं। जो भी बात हुई हो उनके बीच, पर शुक्र अब सब ठीक हो गया उनके दरमियान। हिबा ने कहा तो सारिम ने भी दिल में शुक्र अदा किया। सारिम भी नोट कर चुका था अनीता को पहले की तरह राकिब की बातों पर लड़ना और राकिब का मजाक करना। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सारिम ने कहा। वैसे यार मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, सारिम ने हिबा को खफगी से कहा तो हिबा ने सर उठाकर सारिम को देखा। वो क्यों नाराज हैं आप? हिबा ने पूछा। यार कभी खुद भी अपने शोर को थोड़ा प्यार कर लिया करो, हमेशा मैं ही करता हूँ, सारिम ने दो मान्य अंदाज में कहा तो हिबा के चेहरे पे लाली छा गई। इतना तो प्यार करती हूँ आपसे, हिबा ने दोबारा सारिम के सीने पे सर रखे कहा तो सारिम मुस्कुरा दिया। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे खाली प्यार नहीं, कुछ और भी चाहिए, सारिम ने दो मान्य अंदाज में फिर से कहा तो हिबा ने होठों पर शर्मीली सी मुस्कान आई। हिबा ने चेहरा उठाकर सारिम को देखा तो सारिम भी उसे देखने लगा। हिबा ने आंखें बंद किए, सारिम के गाल पे होंठ रखे तो सारिम अपने गाल पे हिबा के होंठों का लम्स महसूस करता गहरी मुस्कुराहट से मुस्कुरा दिया। हिबा ने गाल से होते सारिम के होंठों पे होंठ रखे तो सारिम भी आंखें बंद करता। इससे पहले हिबा पीछे होती, सारिम हिबा की होंठों को अपनी गिरफ्त में लेता गया तो हिबा भी धड़कते दिल के साथ सारिम के कंधे के गिर्द बाजू का हिसार बना गई। कुछ पल बाद सारिम ने पीछे होते हिबा के सुर्ख चेहरे को देखता मुस्कुराता हिबा के माथे पे बोसा देता उसे अपने हिसार में लेकर लेट गया। तो हिबा भी सारिम के सीने पे सर रखते सोने के लिए आंखें मूंद गई। एक महीना यूं ही गुजर गया था, सब खुशहाल थे। मासूमा शुक्र अदा कर रही थी कि बॉस ने आना छोड़ दिया, लेकिन कभी उसे सोच भी आती न जाने क्यों यूं ही बिना बताए बॉस आना छोड़ चुका है, लेकिन वो शुक्र भी कर रही थी। इस वक्त मासूमा और अंबर लाउंज में बैठी बातें कर रही थी जब वैदान भी बाहर से आता उनके सामने बैठ गया और मुलाजिम को चाय का कहता मासूमा और अंबर की तरफ मतवज्जो हुआ। मुझे तुम दोनों से कोई बात करनी है, वैदान ने कहा तो दोनों उसकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या बात करनी है वजी? मासूमा ने पूछा। असल में तुम दोनों का एडमिशन करवाया है आया करवा आया हूँ फर्स्ट ईयर में, वही जाने कहा तो मासूमा और अंबर का मुंह बन गया। वजी ये क्या बात हुई? मैंने आपसे कहा था ना, मैंने नहीं जाना, आपने फिर भी पढ़ने का कह रहे हैं। मुझे नहीं करनी आपसे बात, मासूमा ने खफकी से कहा। तो अंबर भी बोल पड़ी, भाई प्लीज़ ना, मुझे भी नहीं जाना, मेरा दिल नहीं करता आप जाने को। वैसे भी सब क्या कहेंगे, इतनी बड़ी लड़की फर्स्ट ईयर में आ गई है। अंबर ने भी कहा तो वजदान ने दोनों को घूर कर देखा। क्यों नहीं जाना? क्या पढ़ने का इरादा नहीं है तुम दोनों का? इतने महीने हो गए हैं, मैं अब कोई वजह नहीं सुनना चाहता, अब तुम दोनों जाओगी? वजदान ने फैसला सुनाया। वजी मुझे नहीं जाना यूनी, प्लीज़ ना, मासूमा ने फिर से कहा। जी भाई प्लीज़, मुझे भी नहीं जाना, अंबर ने भी फिर से कहा तो वजदान दोनों को देखता रह गया। वजी मुझे नहीं करनी आपसे बात, मैं जा रही हूँ, मासूमा खफकी से कहती ऊपर बढ़ गई तो वजदान मासूमा की पुश्त को देखता अंबर की तरफ देखने लगा तो वो भी उठ कर खड़ी हुई। मैं भी जा रही हूँ भाई, अंबर भी खफकी से कहती ऊपर चली गई तो वजदान सर पकड़ कर बैठ गया। दोनों ही नहीं जाना चाहती, वजदान चाहता था कि दोनों अब पढ़ना शुरू कर दें। मुलाजिम चाय लेकर आए तो वजदान उसे मना करता गहरा सांस लेता उठ खड़ा हुआ ताकि मासूमा और अंबर को मना सके। वजदान मासूमा के पीछे कमरे में गया तो उसे मासूमा बैठी हुई मोबाइल पे कुछ करती हुई मिली। वजदान उसके पास ही बैठ गया था तो मासूमा ने एक नज़र खफगी से वजदान को देखते ही फिर से मोबाइल की तरफ मतवज्जो हुई तो वजदान मुस्कुरा दिया। मासूमा मेरी जान, ऐसे तो नहीं है ना, अब देखो कितने महीने हो गए तुम गई भी नहीं पढ़ने के लिए, अब तो जाना चाहिए ना, तुम दोनों कभी चले जाया करना, कभी छुट्टी कर लिया करना, पर ऐसे तो नहीं है ना, पढ़ना ही नहीं है, अब पढ़ना तो हुआ है ना। वहीदान ने बहुत प्यार से कहा। जी वजी, मैंने आपसे कहा था मैं नहीं जाऊंगी, तो अब आप मुझे लगा रहे हैं मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता, मासूमा ने मुंह बनाकर कहा तो वहीदान उसे देखने लगा। वजी प्लीज़ ना, मान जाए, मासूमा ने वहीदान के हाथ थाम कर कहा तो वहीदान ने मुस्कुराते मासूमा के हाथ थामते उन पर बोसा दिया। मासूमा मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ तो मेरी एक बात नहीं मान सकती क्या? वजदान ने प्यार भरे लहजे में कहा तो मासूमा ने मुंह फैलाते वजदान को देखा। दिल में ख्याल आया कि वजदान सच में उसकी सारी बातें मान लेता है तो वो क्यों नहीं मान सकती। अच्छा ठीक है, चली जाया करूँगी, लेकिन फिर मैं छुट्टी भी किया करूँगी, मासूमा ने कहा। तो वजदान मुस्करा दिया और शुक्र भी किया कि मासूमा मान गई है। ठीक है, नहीं मना करूँगा, कर लिया करना छुट्टी, वजदान ने कहा तो मासूमा मुस्करा दी। तो अब कब से स्टार्ट करना है जाना? मासूमा ने पूछा। 3 दिन तक, इससे पहले जो जो लेना हुआ ले लेना, ठीक है? वजदान ने कहा। जी ठीक है, मासूमा ने कहा।
मासूमा ने वजदान ने मासूमा को अपने हिसार में लिया तो मासूमा भी वजदान के कंधे पे सर रखी। वजदान ने मुस्कुराते मासूमा के सर पे बोसा दिया। आपने चाय पी ली? मासूमा ने पूछा। नहीं, अभी तो तुम्हें और अंबर को मनाना था तो तुम्हारे पास आ गया, और अभी अंबर को भी मनाना है। वजदान ने कहा। तो जाकर अंबर को मना लीजिए, फिर आप फ्रेश हो जाए और चाय पी लीजिएगा। खाना तो अभी शाम है, काफ़ी वक्त है। मासूमा ने कहा। हाँ, होता हूँ। वजदान ने कहते मासूमा का चेहरा थोड़ी सी ऊपर करते अपने चेहरे के रूबरू किया तो मासूमा वजदान की नजरें अपने होठों पर महसूस करती आंखें बंद कर गई। तो वजदान के लबों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। वजदान ने झुककर मासूमा के होठों को छूते पीछे होता मासूमा को अपने हिसार से आज़ाद करता उठ खड़ा हुआ ताकि अंबर को भी मना सके। मासूमा ने वजदान को शर्मीली से मुस्कान होठों पर सजाते देखा तो वजदान भी इसकी तरफ मुस्कुराता देखकर कमरे से निकला। अंबर ने कमरे में आते सोचने लगी कि वजदान को कैसे मना कर सके। फिर उसके दिमाग में कैफ का ख्याल आया कि उसे कहना कि मना करवाए, तो कैफ को कॉल करने लगी। आज पहली बार वो कॉल कर रही थी, उसे कुछ अजीब लग रहा था। पहले तो कैफ अक्सर कॉल कर लेता था। अंबर ने कैफ का नंबर मिलाया तो कॉल दूसरी बेल पे ही उठा ली गई थी। कैफ जो अभी अपने केबिन में आकर ही बैठा था कि बेल आने पे मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ तो अंबर की कॉल देखते कैफ की सारी थकन मिनट में दूर हुई थी। लबों पर मुस्कुराहट आ गई। कैफ ने जल्दी से कॉल उठाई थी। सलाम दुआ के बाद कैफ अंबर से बोला, क्या बात है, आज तो मुझ पे बड़ी अनायत हुई है। मेरी मनकोहर ने मुझे खुद कॉल की है। कैफ ने मुस्कुराते शरारती लहजे में कहा तो अंबर के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। ज़्यादा खुशफहम ना हो, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, वरना कभी कॉल ना करती। अंबर ने कहा तो कैफ मुस्कुरा दिया। चलो, किसी बहाने तो कॉल की थी। अंबर ने कैफ इसी में खुश था तो कैफ मुस्कुरा दिया। चलो, किसी बहाने तो कॉल की थी अंबर ने। कैफ इसी में खुश था। बताओ कैसी हेल्प चाहिए? कैफ ने पूछा। वो वैदान भाई मुझे यूनी दाखिल करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरा अब दिल नहीं रहा पढ़ने को। प्लीज़ आप भाई को मना कर देना। अंबर ने कहा तो कैफ ने हैरान होकर रह गया। यानी एक डॉक्टर की बीवी पढ़ना नहीं चाहती? उसे इससे मसला नहीं था, लेकिन कुछ तो पढ़ना चाहिए ना। अंबर क्यों नहीं पढ़ना चाहती? क्या यूं ही रहना है? कुछ तो पढ़ना चाहिए ना। कैफ ने प्यार से कहा तो अंबर का मूड ख़राब हुआ था। प्लीज़ ना, अगर मैं गई तो सब क्या कहेंगे? इतनी बड़ी लड़की फर्स्ट ईयर में है। अंबर ने कहा। अंबर मेरी जान, लोगों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं। लोगों का तो काम है बातें बनाना, तुम किसी पे ध्यान ना देना, ठीक है? कैफ ने कहा। कैफ प्लीज़ ना, मुझे नहीं जाना। अंबर ने बहुत प्यार से कहा तो कैफ ने लबों पे मुस्कुराहट आ गई। तो ठीक है, तो एक तरीका है फिर। कैफ ने मुस्कुराते कहा तो अंबर एक पल के लिए खुश हो गई। क्या बताएं? अंबर ने जल्दी से पूछा। वो ये कि रुखसती करवा लेता हूँ, फिर तुम्हें यूनी नहीं भेजूंगा, कैफ ने कहा। तो अंबर ने मोबाइल को घूर कर देखा जैसे वो मोबाइल नहीं कैफ खुद ही हो। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, अल्लाह हाफिज। अंबर ने खफगी से कहते कॉल बंद कर दी। तो दूसरी तरफ कैफ मुस्कुराता नफ़ी में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ ताकि जाकर मरीजों को चेक कर सके। अंबर की कॉल बंद करते ही वजदान कमरे में आया तो अंबर ने वजदान को खफगी से देखा तो वजदान मुस्कुरा दिया और अंबर के करीब बैठा। अंबर गुड़िया, ऐसे तो नहीं ना कि पढ़ना ही नहीं है, बस BSc कर लो, फिर नहीं कहूँगा, वजदान ने कहा। तो अंबर ने वजदान को देखा। ओके भाई, फिर मैं कभी कभार ही जाऊंगी, अंबर ने कहा। तो वजदान मुस्कुरा दिया। पहले मासूमा कह रही थी और अब अंबर। ओके मेरी गुड़िया, जैसे चाहे, वजदान ने कहते अंबर को अपने साथ लगाया तो अंबर भी मुस्कुरा दी। आई लव यू भाई, अंबर ने प्यार से कहा तो वजदान मुस्कुराता उसके सर पे बोसा दिया। लव यू टू गुड़िया, वजदान ने भी मुस्कुराते प्यार से कहा तो अंबर मुस्कुरा दी। आज मासूमा और अंबर का यूनी में पहला दिन था। दोनों ही मुंह फुलाते तैयार होती नाश्ता करती गाड़ी के पास खड़ी थी। वहीदान लॉन्च में रखा अपना मोबाइल लेने गया था। वापस आया तो दोनों को वैसे ही खड़ा देखकर नफ़ी में सारे लाता उनके पास आया। क्या हुआ? चलो बैठो, दोनों खड़ी क्यों हो? वहीदान ने कहा। तो मासूमा आगे और अंबर पीछे बैठी तो वहीदान भी उनकी नाराज़गी के इस अंदाज पर मुस्कुराता गाड़ी में बैठता गाड़ी स्टार्ट कर गया। कुछ देर बाद वजदान ने गाड़ी यूनी के आगे रोकी। मासूमा और अंबर उतरने लगी तो वजदान दोनों से मुखातिब हुआ। अगर यूनी में कोई मसला हुआ तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? वजदान ने दोनों से कहा। जी ठीक है। दोनों ने एक साथ कहा और गाड़ी से बाहर निकली। वजदान भी बाहर निकलता उनकी यूनी के अंदर जाने तक का वेट करता रहा। अंबर और मासूमा के सब्जेक्ट अलग अलग होने की वजह से उनकी क्लासेस भी अलग अलग थी, इसलिए अंबर को उसकी क्लास मिल गई तो मासूमा ने उसे कहा कि वो चली जाए, मैं खुद ढूंढ लूंगी, लेकिन अब मिल ही नहीं रही थी। उफ, न जाने कौन सी क्लास होगी मेरी। मासूमा दिल में सोचती क्लासेस देखती जा रही थी कि एक आवाज़ पे रुक के उसकी तरफ मतवज्जो हुई। मासूमा रुको, आवाज़ पे मासूमा ने पलट कर उसकी तरफ देखा। आप यहाँ? मासूमा ने हैरत से कहा। हाँ मैं, कैसी हो और यहाँ क्या पढ़ने आई हो? बॉस ने कहा तो मासूमा ने सर हिलाया।
जी मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मासूमा ने बॉस के मास्क लगे चेहरे को देखते कहा, मैं भी यहाँ पढ़ाने आता हूँ। बॉस ने कहा तो मासूमा ने हैरत से देखा, तो मतलब आप यहाँ टीचर हैं? मासूमा ने कहा तो बॉस ने सारे लाया, हाँ टीचर हूँ। बॉस ने कहा तो ये मास्क क्यों पहना है, यहाँ उतारें उसे अब। मासूमा ने कहा नहीं, मैं ये तो नहीं उतारूंगा। बॉस ने नफी में सर हिलाते कहा, वो क्यों, क्या आप ऐसे ही पढ़ाते हैं? मासूमा ने कहा। मासूमा आराम से खड़ी होकर बातें करने में मसरूफ थी, जैसे यहाँ यही काम करने आई है, पढ़ने नहीं। आसपास के तलबा दोनों को देखकर गुजर रहे थे। हाँ मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। बॉस ने कहा तो मुझे तो अपना चेहरा दिखा दें, कौन है आप? मासूमा ने कहा पता लग जाएगा मैं कौन हूँ, चलो अब तुम जाओ क्लास में। क्या इरादा नहीं है क्लास में जाने का? बॉस ने मासूमा का ध्यान क्लास में जाने की तरफ करवाया तो मासूमा ने अपने सर पे हाथ मारा। ओह मैं वहीं जा रही थी, आपसे बातों में लग गई, मुझे क्लास नहीं मिल रही थी। क्या आपको पता है मेरी क्लास फर्स्ट ईयर की कौन सी है? मासूमा ने कहा हाँ चलो क्लास में छोड़ाऊँ। बॉस कहता उसके साथ क्लास तक गया तो मासूमा ने मुस्कुरा के बॉस को देखा। थैंक यू, मासूमा ने कहा। तो बॉस ने सर हिलाया, होंठ मुस्कुराए थे जिन्हें मासूमा देख नहीं पाई थी। चलो अब जाओ क्लास में, मैं फिर आऊँगा, अब तो यहाँ मिलना आसान हो गया है। बॉस ने मासूमा से कहा तो आप फिर ऐसे ही मुझे मिलेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन से टीचर हैं? हाँ एक तरह आपकी आवाज़ से पता चल जाएगा मुझे आप कौन है। मासूमा ने कहा तो बॉस मुस्कुरा दिया। अच्छा जाओ क्लास का टाइम हो गया है, बॉस ने कहा। तो मासूमा सारे हिलाते क्लास में चली गई और बॉस भी वहाँ से चला गया। 7 महीने बाद इस वक्त सारिम अस्पताल में खड़ा हिबा और अपने बच्चे के लिए दुआ कर रहा था। हिबा ऑपरेशन थिएटर में थी। सारिम के अलावा शगुफ्ता बेगम, साकिब साहब, कुलसूम बेगम और जावेद साहब और राकिब भी वहीं खड़े दुआ कर रहे थे। सारिम का दिल परेशानी से तेजी से धड़क रहा था। कुछ वक्त गुजरा तो एक नर्स गोद में एक कंबल में लिपटा नन्हा सा वजूद लाई और साथ डॉक्टर भी, तो सभी उसकी तरफ मतवज्जा हुए। मुबारक हो, बेटी हुई है, डॉक्टर ने कहा। तो सभी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। शगुफ्ता बेगम ने जल्दी से अपनी पोती को गोद में उठाया तो सभी उसकी तरफ मतवज्जा हुए। वाह मेरी वाइफ कैसी है, वो ठीक है? सारिम ने हिबा का बेचैनी से पूछा। जी वो भी ठीक है, कुछ देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, डॉक्टर ने कहा। तो सारिम ने अल्लाह पाक का बेख्तियार शुक्र अदा किया। डॉक्टर के कहने पर सब शुक्र अदा करते फिरते उस नन्ही सी गुड़िया की तरफ मतवज्जा हुए। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे यार, राकिब ने मुस्कुराते सारिम को लगाते कहा। तो सारिम मुस्कुरा दिया और राकिब के पीछे होते अपनी बेटी को गोद में लेते माथे पे बोसा दिया। तो उसे फूले गालों वाली गोल मटोल गुड़िया ने आंखें खोलते अपने पापा को देखा तो सारिम के लबों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। मेरी बेटी, सारिम ने मुस्कुरा के कहते फिर से अपनी बेटी के गालों पे बोसा दिया तो सब मुस्कुरा दिए। अरे भाई मुझे भी तो पकड़ने दो अपनी पोती को, साकिब साहब ने मुस्कुराते कहा। ये ले पापा, सारिम ने मुस्कुरा के कहते उन्हें हाथ थमा दी तो वो भी अपनी पोती को गोद में लेते उसकी खुशियों की दुआ करने लगे। मैं घर बता दूं, राकिब ने कहते घर अनीता को कॉल करता उससे पहले ही अनीता की कॉल आ गई। लो अनीता की कॉल आ भी गई। राकिब ने मुस्कुराते कहते कॉल उठाते अनीता को बताने लगा। राकिब जल्दी बताएं मेरी भतीजी हुई या मेरा भतीजा? अनीता ने राकिब की कॉल उठाते ही जल्दी से कहा तो राकिब मुस्कुरा दिया। अनीता ने मोबाइल स्पीकर पे लगाया हुआ था। भतीजी हुई है, तुम फुफ्फो और मैं मामू प्लस फुफ्फा बन गया हूँ, राकिब ने मुस्कुरा के कहा। तो अनीता के साथ सदफ बेगम और फैसल साहब जो वहीं बैठे थे खुशी से मुस्कुरा दिया। हाय सच्ची मैं अभी चाचू जान से कहती हूँ वो हमें भी अस्पताल लेकर आए, और राकिब आप अभी मुझे पिक पिक सेंड करें। अनीता ने खुशी से चेक कहा तो राकिब मुस्कुरा दिया। ओके करता हूँ, राकिब ने कहते कॉल बंद की और बेबी की पिक लेने लगा तो सारे मुस्कुरा दिया। राकिब ने तस्वीर लेते अनीता को सेंड की। सब फिर से बच्ची की तरफ मतवजा हो गया था। कुछ देर बाद हिबा को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ देर बाद हिबा को होश आया था और अब सभी हिबा से मिलते बाहर चलने लगे। मैं वहीदान और कैब को भी कॉल करके बताता हूँ, राकिब ने कहा। हाँ बता दे, मासूमा और अंबर तो अभी देखना जिद करने लगेगी आने की, सारिम ने कहा। तो सब मुस्कुरा दिए और कमरे से निकलने लगे। तो सारिम जो कब से बेताब हो रहा था हिबा से बात करने के लिए जल्दी से हिबा के पास आते उसके माथे पे बोसा देता हिबा का हाथ थामे वहीं बैठ गया। उनकी बेटी पास ही पड़े कॉट में मज़े से सो रही थी। देखा, मैंने कहा था ना हमारी बेटी ही होगी, मैं बहुत खुश हूँ हिबा, सारिम ने मुस्कुराते खुशी से कहा। तो हिबा भी मुस्कुरा दी। और कितनी प्यारी है ना, गोल मटोल सी, हिबा ने कहा। तो सारिम मुस्कुरा दिया। हाँ माशाल्लाह तुम्हारी तरह बहुत प्यारी है, मुझे तो गोल मटोल ही चाहिए थी, शुक्र है मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी, सारिम ने कहा। तो हिबा मुस्कुरा दी। अच्छा आपने क्या नाम सोचा है फिर? हिबा ने बहुत धीरे से कहा। वो लेटी हुई थी अभी, इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो उठकर बैठती। हाँ मैंने तो पहले ही सोच लिया था, सारिम ने मुस्कुरा के कहा। क्या सोचा है? हिबा ने पूछा। हदा, कैसा लगा नाम? वैसे भी तुम्हारे नाम से मिलता जुलता है नाम, मिलता जुलता है नाम, सारिम ने मुस्कुराते कहा। जी नाम तो प्यारा है, हिबा ने मुस्कुरा के कहा। तो सारिम भी मुस्कुरा दिया। अच्छा तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना, सारिम ने हिबा से पूछा। तो हिबा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं मैं ठीक हूँ, हिबा ने कहा। तो सारिम ने सर हिलाया। इसी वक्त हुदा रोने लगी तो सारिम ने
अपनी बेटी को उठाते हुए हिबा के पास आया। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को, लगता है भूख लग गई है। सारिम ने हुदा की गोद में लेते हिबा के पास बैठते कहा तो हिबा मुस्कुरा दी। सारे मम्मा को बुला दें, इसे भूख लगी होगी, इसलिए रो रही है, मैं बैठकर इसे फीड करवा दूं, हिबा ने कहा। तो मैं बिठा देता हूँ, सारिम ने कहते हुदा को साइड पे लिटाते हिबा को बिठाते हुदा को हिबा की गोद में दिया तो हिबा फीड करवाने लगी। तो सारिम भी वहीं कुछ फासले पे बैठते प्यार भरी नज़रों से अपनी बेटी की बीवी को देखने लगा। आज सारिम बहुत खुश था। इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे और मासूमा अपनी क्लास में गई हुई थी और अंबर एक लेक्चर लेती अब दूसरे का दिल नहीं कर रहा था तो कॉल करने लगी। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल उठाएगी, इस्लाम दुआ के बाद अंबर बोली, कैफ प्लीज़ मेरा अगला लेक्चर लेने को दिल नहीं कर रहा तो आप मुझे लेने आ जाएं, अंबर ने कहा। तो दूसरी तरफ कैफ मुस्कुराता अपने केबिन से बाहर निकला। ओके अभी आता हूँ, कैफ मुस्कुराता बाहर निकला था और अंबर मुस्कुराती ओके कहती कॉल बंद कर गई और कैफ के आने का इंतजार करने लगी। यार ऐसा नहीं हो रहा था कि अंबर कैफ के साथ जा रही थी, ये तो पिछले 7 महीने से होता आ रहा था। अंबर का जब दिल ना करता पढ़ने को तो कैफ को कॉल कर देती थी और फिर छुट्टी के वक्त से पहले कैफ उसे यूं ही छोड़ जाता था और वजदान को इस बात का इल्म तक नहीं था। कैफ ने पहले अंबर को मना करना चाहा था, लेकिन वो अपने दिल का क्या करता जो अंबर को मिलने को तड़पता था। इसलिए कैफ ने अपने दिल की सुनते अंबर को ले आता था। कैफ कभी कभी इसे फ्लैट पे भी ले जाता तो कैफ अंबर को अपने प्यार को करने लगता, जो अंबर उसकी शिद्दत से घबरा ही जाती और फिर कई कई दिन तक कैब को कॉल नहीं करती थी। अक्सर तो कैब भी मना कर देता था क्योंकि कैब को अंबर की तारीम की भी फिक्र थी। अब अंबर और मासूमा के पेपर होने वाले थे, वो पहले भी देर से दाखिल हुई थी। मासूमा भी अक्सर छुट्टी कर लेती थी और वरदान उसकी छुट्टी करवा देता और अगर ना करने देता तो मासूमा नाराज़ होकर बैठ जाती थी। कुछ इंतजार के बाद कैफ ने यूनी के बाहर गाड़ी रोकते अंबर को कॉल करते उसे बाहर आने को कहा तो अंबर भी जल्दी से बाहर आई। सामने ही उसे कैफ गाड़ी से बाहर खड़ा मिला तो अंबर उसे देखती मुस्कुराती उसके पास आई। कैफ ने भी उसे बैठाते खुद भी ड्राइविंग सीट पे बैठता गाड़ी स्टार्ट कर गया। हाँ तो कहाँ जाना है अब, मैं तो कहता हूँ फ्लैट पर चलते हैं, कुछ वक्त एक दूसरे के बेहद करीब रहते गुजारेंगे। कैफ ने गाड़ी स्टार्ट करते मुस्कुराते अंबर से कहा तो अंबर के लबों पे शर्मीली सी मुस्कान आ गई। जी नहीं, हम कहीं और जाएंगे, अंबर ने कहा। जाएंगे, पर आज तुम मुझे 7 दिनों बाद मिल रही हो तो कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए ना, कैफ ने दो मानी अंदाज में कहा तो अंबर के गालों पर लाली छा गई। अंबर खामोशी से सर झुका गई तो कैब मुस्कुराता उसे बातें करने लगा। मासूमा क्लास लेती बाहर आई तो उसे सामने ही बॉस दिखाई दिया। बॉस को देखते मासूमा रुक गई तो बॉस उसके पास आ गया। ले ली क्लास, बॉस ने कहा। जी ले ली, आपका कोई लेक्चर नहीं होता क्या? लेने वाला जब देखे मेरे पास आ जाते हैं, मासूमा ने मुंह बनाकर कहा। पिछले 7 महीने तो बॉस उसके पास हर रोज आता था और मासूमा को अभी तक ये नहीं पता चला था कि बॉस आखिर कौन सा सर है। नहीं, मेरे सारे लेक्चर हो जाते हैं जब तुम फ्री होती हो, बॉस ने कहा। तो मासूमा बॉस को देखती कैंटीन की तरफ चल दी। कहाँ जा रही हो, बॉस ने उसके पीछे आते पूछा। कुछ खाने, मुझे भूख लगी है, मासूमा कहती कैंटीन की तरफ बढ़ी। मैं तुम्हें इतनी बार कहता हूँ तो मेरे साथ चला करो ना, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ आती ही नहीं हो, बॉस ने उसके साथ चलते कहा। तो मासूमा ने रुक कर उसकी तरफ देखा। मैं भी आपसे कह चुकी हूँ, मैं क्यों जाऊँ आपके साथ, कहीं आप मेरे कुछ नहीं लगते जो मैं आपके साथ जाऊँगी कहीं, मासूमा कहती कैंटीन चली गई। तो बहुत कुछ देर वहीं खड़ा मासूमा को जाता देखने लगा, फिर वहाँ से चला गया। अमर और कैफ कुछ देर बाद फ्लैट पे पहुंच के कैफ ने आते साथ ही उसे अपने हिसार में लिया। तो अंबर ने कैफ को देखा, लेकिन उसकी गहरी नज़रों से घबराते पलकें झुका गई। कैफ ने मुस्कुराते दाएं हाथ की उंगली अंबर की ठोड़ी के नीचे रखते उसका चेहरा ऊपर करते उसके होंठों को छुआ तो अंबर शर्मो हया से आंखें बंद कर गई। कैफ ने होंठों को छूते उसकी दाएं गाल पे होंठ रखते पीछे होते अंबर के शर्मो हया से सुर्ख चेहरे को देखते मुस्कुरा दी और अंबर के गिर्द से हिसार पीछे करते उसे सोफे पे बिठाते अंबर को अपने हिसार में लेकर बैठा। चलो अब बताओ क्या खाओगे, फिर वापस भी छोड़कर आना है, कैफ ने कहा। कुछ भी मंगवा ले, अंबर ने कहा। तो कैफ ऑर्डर करने लगा। ऑर्डर करने के बाद कैफ फिर से अंबर की तरफ मतवजह हुआ जो उसे ही देख रही थी। वैसे यार, जिस दिन मेरे साले साहब को पता लग गया ना कि तुम मेरे साथ आती हो, मेरी खैर नहीं, कैफ ने कहते गहरा सांस लिया तो अंबर खिलखिला के हंस दी। तो कैफ अंबर को घूर कर रह गया। ये तो है, आपकी शामा तो फिर भाई के हाथों ज़रूर आएगी, अंबर ने हंसते कहा। तो कैफ भी हंस दिया। हाँ, पर उसके बदले तुम भी तो कुछ देर के लिए मेरे पास आ जाती हो, कैफ ने कहा। तो अंबर मुस्कुरा दी। दोनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद ऑर्डर भी आ गया था। खाने के बाद कैफ अंबर को यूनी छोड़ आया था। वैदान यूनी के बाहर खड़ा मासूमा और अंबर का इंतजार कर रहा था कि सामने तो दोनों आती दिखाई दी। तो वैदान दोनों को देखता मुस्कुरा दिया। दोनों भी मुस्कुराती से देखती उसके पास आई, गाड़ी में बैठी तो वैदान भी बैठता गाड़ी स्टार्ट कर गया। कैसा रहा आज तुम दोनों का दिन, वैदान ने दोनों से पूछा। वैदान हर रोज दोनों से ज़रूर पूछता था। जी अच्छा, दोनों ने एक साथ कहा। तो वैदान मुस्कुरा दिया। गुड, मुझे तुम दोनों को एक बात बतानी है, वैदान ने कहा। क्या बात, मासूमा ने पूछा। राकिब की
कुछ देर पहले कॉल आई थी सारिम और हिबा के यहाँ बेटी हुई है। वहीदान ने बताया तो दोनों ही चीखी। क्या सच्ची? दोनों ने एक साथ चीख कर कहा तो वहीदान को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। जी सच्ची, वहीदान ने मुस्कुराते कहा। वजह पिक दिखाए ना। क्या राकिब भाई ने पिक नहीं सेंड की? मासूमा ने एक्साइटेड होते कहा। हाँ की है, मेरे मोबाइल में देखो। वहीदान ने कहते सामने डैशबोर्ड में मोबाइल की तरफ इशारा किया तो मासूमा ने जल्दी से उठाते मोबाइल में पिक से देखने लगी तो अंबर भी आगे को होती पिक देखने लगी। हाय अल्लाह, माशाल्लाह कितनी क्यूट है ना। मासूमा ने हुदा की तस्वीर देखते मुस्कुराते कहा। हाँ माशाल्लाह भाई, नाम नहीं बताया, क्या रखा है? अंबर ने भी मुस्कुरा के देखते कहते नाम पूछा। हाँ हुदा रखा है। वहीदान ने मुझ सामने सड़क की तरफ देखते कहा। कितना प्यारा नाम है ना? मासूमा ने कहा तो अंबर ने भी तायद की। अच्छा वजी, अब हम कब जा रहे हैं लाहौर? मुझे भी हुदा को उठाना है। मैं तो कहती हूँ कल ही चले जाएं। मासूमा ने खुश होते कहा। जी भाई प्लीज़ ना, आप जल्दी से टिकट्स करवाएं। अंबर ने भी कहा तो वहीदान दोनों की जल्दबाजी पे मुस्कुरा दिया। ओके जाते हैं कुछ दिन तक। वहीदान ने मुस्कुराते कहा तो दोनों खुश हो गई। और सारे रातें वो चीज़ों की लिस्ट बना रही थी जो उन्होंने हुदा के लिए लेकर जानी थी और वहीदान मुस्कुराते सुनता रहा था। घर आते अंबर कमरे में चली गई और मासूमा और वहीदान भी कमरे में आ गए। वहीदान को ज़रूरी कॉल सुनने लगा तो मासूमा कपड़े लेती फ्रेश होने चल दी। फ्रेश होकर आई तो वहीदाना मुस्कुरा के मासूमा को देखा तो मासूमा भी मुस्कुरा के वहीदान को देखती उसके करीब आती बैठ गई। वजी आप बताएं ना, हम कब जाएंगे? मासूमा ने कहा तो वहीदान ने मुस्कुराते उसे अपने हिसार में लेते मासूमा के बालों पे बोसा दिया। बस 2-3 दिन तक चलते हैं। वहीदान ने कहा। ओके, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी चली जाऊं और हुदा को गोद में उठा लूं। वजी कितनी प्यारी है ना, मासूमा ने खुश होते कहा तो वहीदान भी मुस्कुरा दिया। हाँ माशाल्लाह, वैसे तुम्हें बच्चे पसंद हैं? वहीदान ने कहा। जी मुझे बहुत, इतने प्यारे लगते हैं। मासूमा ने कहा तो वहीदान मुस्कुरा दिया। अच्छा मैं कुछ देर रेस्ट कर लूँ, फिर मुझे पढ़ना भी है, पेपर भी होने वाले हैं और अब हमें लाहौर भी जाना है। मासूमा कहती वहीदान के हिसार से निकलती लेट गई तो वहीदान ने मासूमा को घूर कर देखा। वहीदान पीछे था तो महीनों से मासूमा को दाखिल करवा के खुद भी पछता रहा था क्योंकि वहीदान जब भी मासूमा के करीब आता तो मासूमा का वहीदान से फरार का बहाना यही होता है कि उसे टेस्ट याद करना है, उसका टेस्ट है, उसे सुबह यूनी जाना है। लेकिन वहीदान फिर भी मासूमा को ज़्यादा नहीं बख्शता था और फिर मासूमा भी शर्माती सिमटती खुद को वहीदान की पनाहों में दे देती थी। मासूमा के लेटने पे वहीदान उसके ऊपर झुका तो मासूमा धड़कते दिल के साथ वहीदान को देखने आई। बहुत बहाने करती हो मेरी जान, लेकिन फिर भी तुम बच्ची कब हो मुझसे? वहीदान ने दो मानी अंदाज में कहते मासूमा के गालों पर शिद्दत से बोसा दिया तो मासूमा धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। वहीदान ने गालों पे बोसा देते मासूमा की बंद आंखों को छूते उसके माथे पे बोसा देते नरमी से मासूमा के होंठों को छुआ तो मासूमा की धड़कनें तेज हुई। वहीदान ने जरा से होंठों को छूते नाक को छुआ और फिर से मासूमा के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले गया तो मासूमा भी धड़कते दिल के साथ वहीदान के कंधे को थाम गए। वहीदान ने बिना मासूमा के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त से छोड़ते मासूमा के हाथों की उंगलियों पे अपनी उंगलियां फंसाते बेड से लगाया। कुछ पल जो ही मायने खेज खामोशी के गुजरे तो वहीदान पीछे होते गहरा सांस लेते मासूमा को देखा जो गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल कर रही थी। अभी तो तुम्हें बख्श रहा हूँ, रात को मुझसे फरार की उम्मीद न रखना। वहीदान ने मुस्कुरा के दो मायने अंदाज में मासूमा के चेहरे को देखते कहा। फिर मैं भी कल यूनी नहीं जाऊंगी। मासूमा ने गुलाबी हुए चेहरे के साथ कहा तो वहीदान ने पहले घूर कर मासूमा को देखा और फिर खुद भी मुस्कुरा दिया। पिछले 7 महीनों से यही तो हो रहा था। जब भी वहीदान मासूमा को सारी रात अपने प्यार के हिसार में रखता तो सुबह मासूमा यूनी नहीं जाती थी और वहीदान बस खामोश होकर रह जाता। ठीक है ना जाना, लेकिन आज रात तुम मुझसे बच नहीं सकती। वहीदान ने कहते फिरते मासूमा के दाएं गाल पे होंठ रखते पीछे हुआ तो मासूमा जल्दी से आंखें मूंद गई। वहीदान भी कुछ देर मासूमा के साथ लेटा रहा, फिर मासूमा के सोने के बाद उठकर बाहर चला गया। 3 दिन बाद हिबा घर आई थी, सभी बहुत खुश थे। अनीता तो हुदा को सारा सारा दिन छोड़ती ही नहीं थे और कभी कभी तो राकिब और अनीता में हुदा को पकड़ने पर लड़ाई भी हो जाती। एक कहता मैंने उठाना है और दूसरा कहता मैंने। आज हिबा को घर आए 4 दिन हो गए थे और कल वहीदान मासूमा अंबर और साथ कैफ भी आ रहा था। अनीता सुबह से बेहतर महसूस नहीं कर रही थी। राकिब ने 1-2 बार पूछा भी कि तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर चेक करवाते हैं, लेकिन अनीता ने मना कर दिया तो राकिब ने भी ज़्यादा कुछ ना कहा था। इस बार लाउंज में सारिन, फैसल, राकिब बैठे हुए थे। शगुफ्ता बेगम, सदफ बेगम हिबा के पास थी और कुलसूम बेगम जावेद साहब किसी की इयादत के लिए गए हुए थे और साकिब साहब भी ऑफिस गए हुए थे। राकिब का ध्यान सीढ़ियों से नीचे आती अनीता पे गया जो उसे लग रहा था अभी गिर जाएगी। राकिब जल्दी से अनीता की तरफ भागा। अनीता राकिब भागता अनीता की तरफ बढ़ता अनीता को गिरने से पहले ही थाम गया। अनीता आंखें खोलो, क्या हुआ? राकिब अपने बाजुओं में बेहोश अनीता को परेशानी से पुकारता कहने लगा।
सारिम और फैसल साहब भी परेशानी से उठते उसके पास आए थे। राकिब जाओ कमरे में लेकर जाओ अनीता को, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। सारिम ने राकिब को कहा तो राकिब जल्दी से अनीता को बाजुओं में उठाता, उसे ऊपर कमरे की तरफ ले जाता, जल्दी से बढ़ा। राकिब अनीता को कमरे में जाकर बेड पर लेटाता, उसके पास बैठ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ चुकी थी तो राकिब कमरे से बाहर निकल गया। घर में सबको ही अनीता के बेहोश होने का पता तो सब पता चला तो सभी फिक्रमंद हुए। राकिब दरवाजे के बाहर खड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहा था डॉक्टर के बाहर आने का। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई तो राकिब बेचैनी से उनकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर क्या हुआ मेरी वाइफ को, वो ठीक तो है ना? राकिब ने परेशान लहजे में पूछा तो डॉक्टर मुस्कुरा दी। जी वो ठीक है, आपको मुबारक हो, अब पापा बनने वाले हैं, शी इज प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने कहा तो कुछ सेकंड के लिए राकिब सख्ते में ही चला गया। सारिम, सदफ बेगम, शगुफ्ता बेगम और फैसल साहब जो वहीं खड़े थे खुशी तो मुस्कुरा दिए। क्या मैं बाबा, राकिब ने सख्ते में कहा तो सभी मुस्कुरा दिए। जी और उनका बहुत ख्याल रखिएगा, डॉक्टर कहती चली गई। तो राकिब बिना आगे पीछे देखे जल्दी से कमरे में चला गया। पीछे साहब ही उसकी हरकत पे मुस्कुरा दिया। अल्लाह का शुक्र है मैं भी दादी बनने वाली हूँ, सदफ बेगम ने खुश होते कहा। हाँ भाई मैं अभी मिठाई मंगवाता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दादा बनने वाला हूँ, फैसल साहब ने खुश होते कहा और नीचे को बढ़ा। मैं भी हिबा को बताता हूँ, सारिम भी कहता हिबा के कमरे में चला गया। भाई मैं भी जाकर साकिब को बताती हूँ कि वो नाना बनने वाले हैं, शगुफ्ता बेगम कहती सदर बेगम के साथ कमरे की तरफ बढ़ गई। राकिब कमरे में आया तो अनीता को होश आ रहा था। राकिब जल्दी से अनीता के पास जा बैठा। अनीता मेरी जान। राकिब जल्दी से अनीता के पास बैठता, अनीता को समझने का मौका दिए बगैर अनीता को सहारे से बिठाता गले लगा गया। अनीता तो राकिब के यूं एकदम गले लगने पे हैरतज़दा ही हो गई थी। अनीता के हवास कुछ देर बाद बहाल हुए तो राकिब को मुखातिब किया जो उसे अभी भी गले से लगाए बैठा था। राकिब क्या हुआ, मुझे क्या हुआ था? अनीता ने हैरत से कहा तो राकिब पीछे होता, अनीता का चेहरा हाथों में भरता, मोहब्बत भरा बोसा माथे पे देता, पीछे होता उसके हाथ थाम गया। बताए ना राकिब क्या हुआ? अनीता ने फिर से कहा तो राकिब मुस्कुरा दिया। अनीता मैं बाबा और तुम मम्मा बनने वाली हो और मैं बहुत बहुत खुश हूँ, राकिब ने खुश होते कहा। तो एक पल के लिए नीता ने हैरत से राकिब को देखा, फिर बात समझती शर्माती चेहरा झुका गई तो राकिब के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट आ गई। अनीता तुम खुश हो ना? राकिब ने अनीता के चेहरे को नज़रों के हिसार में लेते कहा तो अनीता सर झुकाए ही शर्माती सरस बात में हिला गई तो राकिब मुस्कुराता उसे अपने साथ लगा गया। अब मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, शुक्र है अल्लाह पाका तुम अब सीढ़ियों से गिर नहीं गई, वरना न जाने क्या हो जाता। राकिब ने बेसाख्ता अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते कहा तो अनीता ने भी शुक्र अदा किया। वैसे मैं अभी तुम्हें बता दूं, अगर बेटी हुई तो नाम मैं रखूंगा और अगर बेटा हुआ तो नाम तुम रख लेना, ठीक है? राकिब ने कहा तो अनीता मुस्कुरा दी। ठीक है, अनीता ने मुस्कुराते कहा तो राकिब उसे अपने हिसार में लेकर उसके सर पे बोसा दिया। अच्छा राकिब सब कहाँ हैं, क्या सबको पता चल गया? अनीता ने पूछा। हाँ सबको पता चल गया, सभी खुश हैं, सभी तुमसे मिलना चाहते होंगे, लेकिन पहले मेरा हक था तुमसे मिलने का, तो हम दोनों की खुशी एक साथ मनाने का, इसलिए मैं सबसे पहले आ गया, राकिब ने कहा तो अनीता के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। राकिब काफी देर अनीता को यूं ही अपने इशार में लिए बैठा रहा, फिर सभी अनीता से मिलने आ गए तो राकिब ने भी दरवाजा खोलता सबको आने दिया। सभी अनीता और राकिब को दुआ देने लगे। अनीता तो बस शर्माई जा रही थी, सभी बहुत खुश थे और सबसे ज्यादा राकिब। आज वजदान, मासूमा, अंबर और कैफ लाहौर आ रहे थे। अंबर और मासूमा तो बेहद खुश थी और उनकी खुशी देखते वजदान भी खुश था। इस वक्त वजदान, मासूमा और अंबर एयरपोर्ट पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मासूमा चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में गई थी। जब कुछ देर और मासूमा बाहर न निकली तो वजदान खुद ही उड़ता मुस्कुरा के चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोलने लगा। उसे लगा था बंद होगा, लेकिन वो खुला ही था। या तो मासूमा को ये लगा था कि वजदान अंदर नहीं आएगा इसलिए बंद नहीं किया था, या फिर वो जल्दी में भूल ही गई थी। वजदान मुस्कुराता धीरे से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ तो उसे मासूमा जिप बंद करती दिखाई दी। मासूमा ने आहट में मुड़कर देखा तो वजदान को देखते फिर से रुख मोड़ती कमर वजदान की तरफ कर गई। वजी आपको शर्म नहीं, मैं चेंज करने आई हूँ, यहाँ जाए यहाँ से, मासूमा ने शर्मो हया से कहा तो वजदान के लबों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई और ऐन मासूमा के पीछे रुक गया। वजदान को मासूमा की सब ही अदाएं पसंद थी, लेकिन ये अदा सबसे ज़्यादा पसंद थी जो वो शुरू दिन से वैसे ही वजदान से शर्माती थी। वजदान ने बिना जिप बंद किए मासूमा को पीछे से अपने हिसार में लेता मासूमा के दाएं कान के करीब झुका तो मासूमा का दिल तेजी से धड़क उठा। खुद को शर्म से वजदान की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। मेरी जान, अभी भी शर्म करने लायक रहता है, वजदान ने ज़ुबानी अंदाज में कहते मासूमा की कान की लू को होंठों से दबाया तो मासूमा सर से पैर तक सुर्ख होती कपकपा के रह गई। वजी प्लीज छोड़ें, देर हो जाएगी, मासूमा ने खुद के गिर्द बंधे वजदान के बाजुओं पर अपना हाथ रखते धड़कते दिल के साथ कहा। तो वजदान मुस्कुराता पीछे होता मासूमा की जिप बंद की तो मासूमा खुद को नॉर्मल करती वजदान के साथ कमरे में आई।
तो वहीदान उसके बाल बनाने लगा। कुछ देर बाद दोनों कमरे से निकलते नीचे आए, जहां अंबर के साथ कैफ, समीर और हानिया भी खड़े थे। आप दोनों क्या कर रहे हैं? वहीदान ने समीर को सलाम दुआ के बाद कहा। हम दोनों तुम चारों को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं, समीर ने मुस्कुरा कर कहा। तो वहीदान के साथ सब मुस्कुरा दिए। तो चलें फिर, वहीदान ने कहा। तो सब बाहर को बढ़े और गाड़ियों में बैठने लगे। अंबर, चच्ची आपको मैं बहुत मिस करूंगी, वानिया ने अंबर के साथ बैठते कहा। तो अंबर मुस्कुरा दी। वानिया आप काफ़ी ठीक लफ्ज़ बोल लेती ही थी, वानिया आप काफ़ी ठीक लफ्ज़ बोल लेती थी, लेकिन चच्ची अभी भी ठीक से नहीं कहती थी। मैं भी, अंबर ने मुस्कुराते कहा। तो वानिया भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद सब एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और उन सब के जहाज़ में बैठने के बाद समीर और वानिया भी वापस घर चले गए। मासूमा, वहीदान और अंबर कैफ लाहौर पहुंच चुके थे और इन्हें राकिब लेने आया था। मासूमा और अंबर सबसे मिलती जल्दी से ऊपर हुदा के पास गई थी। हिबा भी कमरे में ही थी। सभी उनकी जल्दबाजी देखते मुस्कुरा दिए। हिबा से मिलती दोनों हुदा की तरफ मतवजह हुई। अंबर ने जल्दी से हुदा को गोद में लेते उसके गालों पे प्यार किया। तो मासूमा भी उसके साथ बैठ गई। अनीता भी उनके पीछे ही आ गई थी। माशाल्लाह कितनी क्यूट है, अंबर ने कहा। हाँ, आप एक से ज़्यादा माशाल्लाह क्यूट है, मुझे भी दो ना, मासूमा ने कहा। तो अंबर ने उसे पकड़ा दिया। मासूमा ने झुककर हुदा के गाल पे बोसा दिया। हिबा और अनीता मुस्कुरा रही थी। अभी मासूमा ने गोद में उठाया हुआ था कि वहीदान कैफ और सारिम भी आ गए। वहीदान ने आते हिबा के सर पे हाथ रखते हुदा की तरफ मतवजह हुआ। मासूमा, मुझे दो हुदा को। वहीदान ने मासूमा के पास आते उससे कहा। तो मासूमा ने वहीदान की तरफ किया। वहीदान ने हुदा को गोद में उठाते उसके माथे पे प्यार किया। वटी देखें कितनी क्यूट है ना, मासूमा ने मुस्कुरा के कहा। तो सभी मुस्कुरा दिया। हाँ माशाल्लाह, वहीदान ने मुस्कुरा के कहा और वहीं लेकर बैठ गया। दिल में दुआ की कि उसकी भी बेटी हो। वहीदान के बाद कैफ ने हुदा को उठाते उसके फूले गालों पे बोसा दिया। हुदा थी भी इतनी क्यूट, सबका ही दिल करता था उससे कि वो उसे उठाए। कैफ से फिर से वहीदान ने पकड़ लिया। तो कुछ देर बाद मासूमा बोल पड़ी। अच्छा वजह मुझे देना, कब से लेकर बैठे हैं? मासूमा ने वहीदान से कहा। देता हूँ, अभी तो मुझे मौका मिला है, फिर तो तुम दोनों ने जान नहीं छोड़नी इसकी, ना ही मुझे मिलेगी। वहीदान ने कहा। तो सभी हंस दिया। लिफ्ता मासूमा ने घूर कर देखा तो सब मुस्कुरा दिए। वहीदान तो देखता रह गया जो उसे ही घूर रही थी। दे देंगे हम, मासूमा ने कहा। तो वहीदान मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब तो तुम सब कुछ देर रेस्ट कर लो। मासूमा, अंबर तुम दोनों भी जाओ, फिर आ जाना हुदा के पास, सारिम ने कहा। जी भाई, मासूमा कहती उठी। तो अंबर और अनीता भी उठ गए। वहीदान भी हुदा को सारिम को पकड़ाता बाहर निकला। तो सारिम हुदा को लेता हिबा के पास बैठा। हिबा ने मुस्कुरा कर देखा। अब तो मुझे मेरी बेटी पकड़ने को कम ही मिलेगी, सारिम ने मुस्कुरा के कहा। तो हिबा भी मुस्कुरा दी। जी ये तो है, हिबा ने मुस्कुराते कहा। सारिम ने झुक के हिबा के माथे को छूते अपनी बेटी के माथे को छुआ और कुछ देर हिबा के साथ बातें करता रहा। शगुफ्ता बेगम के आने के बाद उठकर कैफ के पास चला गया। वहीदान फ्रेश होता राकिब और कैफ के पास आ गया। सारिम कहीं बाहर गया था। मासूमा, अंबर, अनीता हिबा के पास हुदा को लेकर बैठी थी। वहीदान भी राकिब और कैफ के पास आकर बैठ गया। जो बातें कर रहे थे वो भी इनके पास बैठता बातें करने लगा। क्या बात है भाई, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, जब से आया हूँ मुझे खुश लग रहे हो, वहीदान ने मुस्कुराते राकिब से कहा। तो राकिब भी मुस्कुरा दिया। हाँ, एक खुशी की खबर है, मैं बहुत खुश हूँ, राकिब ने मुस्कुराते कहा। तो वहीदान ने सवालिया से देखा। क्या खुशखबरी? वहीदान ने पूछा। तू ताया बनने वाला है, राकिब ने मुस्कुरा के कहा। तो वहीदान और कैफ दोनों ही मुस्कुरा दिए। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ अता करे, वहीदान ने राकिब को खुशदिली से कहा। तो राकिब मुस्कुरा दिया। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त, अल्लाह तुझे खुश रखे, कैफ ने भी कहा। फिर तीनों ने ही आमीन कहा और फिर तीनों ही बातें करने लगे थे और देर बाद तीनों अंदर चले गए। इस वक्त बॉस, डीके और आर भी फ्लैट में बैठे अली के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अभी तीनों को बैठे कुछ देर ही हुई थी कि अली भी आ गया। तीनों ने उसे मुस्कुरा के देखा तो वो भी मुस्कुराता उनके साथ बैठ गया। इतनी देर लगाती, जानता है मेरी जान मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उसे मेरे बिना नींद नहीं आती, बॉस ने अली को घूर कर देखते कहा। तो अली बी आर और डी के बॉस के यूं शरीर लहजे में कहने पर मुस्कुरा दिए। जानता हूँ, एक मसले में फंस गया था, बस इसीलिए देर हो गई। तुम तीनों बताओ क्या प्लानिंग चल रही है? अली ने मुस्कुराते कहा। हाँ, बस इस डेविल को पकड़ने का सोच रहे हैं, मुझे तो अब पूरा यकीन हो चुका है कि आमर ही डेविल है, बॉस ने कहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है, डीके ने भी कहा। जैसा कि अब तो अंबर ने भी बता दिया है कि खाला जान और खालू जान का कत्ल और अंबर को अगवा भी इस आमिर ने ही किया है, बी आर यानी राकिब ने भी कहा। जी हाँ बॉस, यानी वजदान, डी के यानी डॉक्टर कैफ और अली यानी सारिम। अली और बी आर, अली और बी, पहले बी और दूसरे और आखिर बी आर यानी राकिब। उसने अपना राकिब का यानी आर रखा था, ये उसकी अपनी लॉजिक थी।
वहीदान तब बोस बना जब फैजान साहब और हमना बेगम के कातलों के बारे में पुलिस पता न करवा सकी तो वहीदान ने फैसला किया कि वो खुद ही अपने वालिदैन के कातलों को ढूंढेगा। इसलिए ही वहीदान बोस बन गया ताकि उस पर किसी को शक ना हो कि वहीदान ही है, और वो सारे सबूत भी इकट्ठे कर सकेगा और अपने वालिदैन के कातलों को ढूंढने लगा। फिर उसका शक कहीं ना कहीं आमिर और शहनाज की तरफ जा रहा था। फिर ये बात वहीदान ने कैफ को बताई तो कैफ ने कहा वो भी उसके साथ शामिल होना चाहता है और उसकी मदद करना चाहता है। आखिर उसकी मोहब्बत इस हाल में कोमा में सिर्फ उस एक शख्स की वजह से गई थी और वहीदान ने उसे अपने साथ मिला लिया। फिर वहीदान ने ये बात सारे में राकिब को बताई तो वो दोनों, जिन्होंने पुलिस अभी अभी ज्वाइन की थी, सारिम और राकिब ने जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की तो उन्होंने घर नहीं बताया था। उनका इरादा था कि जब कोई ओहदा संभाल लेंगे तो ही घर बताएंगे, और उन्होंने वहीदान के साथ देने का फैसला किया था। लेकिन वहीदान ने जब सारी बात शेयर की तो राकिब ने कहा था कि उसने अभी घर नहीं बताना जब तक वो कातलों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता। तो सारिम ने भी राकिब के साथ ही बताने का फैसला किया। फिर वो इस्लामाबाद आ गए क्योंकि डेवल यानी आमिर वहाँ था और वहीदान को सारिम और राकिब की ज़रूरत थी। वहीदान को कहीं ना कहीं शक ये भी था कि आमिर ही डेवल है, और इधर सारिम और राकिब पहला केस ही एक स्मगलिंग करने वाले का मिला जो कोई डेवल नाम का शख्स करता था। दूसरी तरफ डेवल को भी पता लग गया था कि बॉस उसके पीछे पड़ गया है, पर क्यों और ये है कौन इसे नहीं पता था। राकिब ने वहां आकर जिस शख्स पे इन्हें शक था कि वो डेवल का आदमी है उसे अपना दोस्त बनाया ताकि वो सारे राज उसे बताए, और वो शख्स काफ़ी ढीठ साबित हुआ जो बताने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वही दोस्त था जिसने राकिब को नशा दिया था और नशे की हालत में अनीता के पास चला गया था, जिससे उसे की और अनीता के दरमियान दूरी दूरी लाई थी, और उसके शक का अंजाम राकिब ने जो किया वो बस वही जानता था। वहीदान यानी बहुत सारे अली यानी अली बी के यानी राकिब और डीके यानी डॉक्टर कैफ की टीम बन गई थी। वहीदान, सारिम और राकिब जब इस्लामाबाद में आते पहली बार डेवल के अड्डे पे गए थे तो इस बार डेवल हाथ ना आया, बस उसके आदमी ही थे जिन्हें उन्होंने वो जन्म हासिल किया था। और इस दिन वजदान को गोली भी लग गई थी जिसके बाद वजदान को बुखार हो गया था। सारिम राकिब और क्या फिक्र थे, लेकिन वजदान था जिसे कोई परवाह ही नहीं थी। सारिम राकिब को अभी काम ही था, इस्लामाबाद में रुकना तो उनका ज़रूरी था, इसलिए वो जा ही नहीं रहे थे। और इसके बाद जब वो सब वापस जाने लगे सबके साथ, लेकिन मासूमा रोने लगी कि वो सब भी जा रहे हैं तो इन्हें बहाना मिल गया था रुकने का, और वजदान ने बिना देर किए उन्हें कह दिया था कि वो भी रुक जाए, इसलिए वो रुकने के लिए मान गए थे। जब पहली बार वहीदान ने सारिम से मासूमा का पूछा था कि मासूमा कौन है तो सारिम को हैरत हुई थी कि वहीदान मासूमा को कैसे भूल सकता है। पहले सारिम ने सोचा बता दे, लेकिन फिर सारिम ने जानबूझकर नहीं बताया था कि वहीदान मासूमा को खुद ही पहचाने। वहीदान वालिदैन के चले जाने और दूसरा अंबर की कोमा में चले जाने के बाद बेहद सीरियस हो गया था। राकिब की हरकतों पर वहीदान अक्सर लड़ पड़ता था, इसलिए ही राकिब वहीदान को जलाद कहता था जो किसी भी मजाक पे लड़ पड़ता था। वो लाहौर भी नहीं आता था, बस राकिब सारिम सब भी उससे मिलने आते थे। पहले तो मासूमा जब जब वहीदान के कमरे में आई तो वहीदान उसे न किसी बात पर डांट देता था, और जिस दिन मासूमा ने वहीदान के लैपटॉप जिसमें डेविल के खिलाफ सबूत थे उस दिन कमरे में गई तो मासूमा ने सामने दीवार पर लगी तस्वीर पर ध्यान नहीं दिया था, और फिर वहीदान के लैपटॉप पे जब पानी गिरा तो मासूमा वहीदान से ही इतना डर गई कि फिर किसी और चीज़ का मासूमा को ध्यान ही नहीं रहा था। वहीदान भी शायद इतना गुस्सा ना होता, लेकिन जो सबूत उसने डेविल के खिलाफ लैपटॉप में थे वो उसने बहुत मुश्किल से जमा किए थे। अगर वो ज़ाया हो जाता तो फिर से सब जमा करना पड़ता। वहीदान को पहले अपनी बातों और हरकतों पे बहुत बेवकूफ़ लगी थी, और गुस्सा भी वहीदान को मासूमा पे बहुत आता था, लेकिन फिर मासूमा की उन्हें हरकतों पे मुस्कुराहट आने लगी थी और वही हरकतें और बातें दिल को बहुत अच्छी लगने लगी थी। वहीदान का दिल करता कि मासूमा सारा दिन उससे बातें करती रहे। वहीदान जैसे मासूमा को डांटना छोड़ चुका था और उसकी बातें आराम से मान जाता था। राकिब और सारिम को वहीदान पे पूरा यकीन हो चुका था कि वो मासूमा से प्यार करने लगा था। वहीदान जिस दिन बॉस बनकर पहली बार मासूमा से मिला था उस दिन भी वहीदान को नहीं मालूम था कि मासूमा उसे किचन में मिल जाएगी। जब वहीदान राकिब और सारिम के साथ मिलकर डेविल को पकड़ने गया था और सारिम और राकिब ने अपने साथी यानी पुलिस को तब बुला लिया जब वहाँ दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और फिर पुलिस आ गई तो बॉस को जाना पड़ा, क्योंकि वहीदान के बारे में सारिम और राकिब ने किसी को नहीं बताया था, इसलिए वहीदान को वहाँ से भागने का इशारा किया था। वहीदान जब घर आया तो वहीदान ने शुक्र अदा किया अनीता हिबा और मासूमा सो रही हैं, लेकिन उसे नहीं पता था किचन में मासूमा होगी।
वहीदान किचन में गया तो उसे मासूमा मिली और फिर मासूमा का बोझ से डरना, उसके खून लगी शर से घबराना वहीदान को परेशान कर गया। वहीदान मासूमा को डराना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो मासूमा को ना डराता तो वो सबको बता देती कि कोई आया था, तो फिर पता करने लगते जो वो नहीं चाहता था। इसलिए वहीदान ने मासूमा को डराया। वहीदान को यकीन था कि मासूमा उसे किसी को नहीं बताएगी। फिर वहीदान जल्दी से मासूमा को डराता किचन से निकला था और कमरे में जाते जल्दी से शर्ट चेंज करते वापस मासूमा के पास आया और उसे कमरे में लेकर गया। और वहाँ मासूमा समरीन बेगम और फवाद साहब की तस्वीर देखकर एक पल के लिए हैरान हुआ था। फिर उसे दुख हुआ था वो फवाद साहब से क्या वादा भूल गया था। फिर वजदान इसी वक्त सारिम और राकिब के पास गया और उन पे गुस्सा हुआ के उसे बताया कि नहीं कि मासूमा वही है। तो सारिम ने भी कह दिया वो चाहता था तो मासूमा को खुद पहचानो। फिर वजदान खामोश होकर रह गया। उसके बाद जिस दिन मासूमा के पाँव पे चोट लगी तो वजदान बाहर से आया था और मासूमा के कमरे का दरवाज़ा खोला देखकर दिल के हाथों मजबूर होकर मासूमा को देखने चला गया। लेकिन उस रात मासूमा दर्द से फिर से जाग रही थी। और फिर वजदान का दिल किया वो मासूमा से बहुत बनकर फिर मिलने आया ताकि उसे मासूमा को शक भी ना हो। और वजदान उस दिन बालकनी से जल्दी से चला गया। जब अनीता कमरे में आई और वो वहां से चला गया, उसके बाद जब वजदान बालकनी से उतरता गिर गया तो इस पर सारिम, राकिब और कैब बहुत हंसे थे। वजदान ने इसके बाद एक सीढ़ी रख ली थी जो वो आराम से लगाकर मासूमा की बालकनी में आ जाता और चला जाता था। और वजदान ने इन तीनों को बता दिया था कि वो मासूमा से प्यार करने लगा और वो तीनों ही खुश थे। और वजदान की मासूमा की वजह से लूटी मुस्कुराहट देखकर दुआ करते थे कि अब वजदान हमेशा ऐसे ही खुश रहे। और जब बॉस के सामने मासूमा वजदान को खड़ूस कहती वजदान तो हैरान ही रह जाता, पर वजदान कुछ कह नहीं सकता था। वजदान को हैरत भी होती थी मासूमा वजदान को पहचान के नहीं पा रही थी। हालांकि वजदान का ड्रेस वही होता था, बस ऊपर से ब्लैक हुडी, चेहरे पे मास्क लगाकर आता था और मासूमा को आराम से बेवकूफ़ बना लेता था। वजदान को बहुत बनकर अच्छा लगता था मासूमा से बात करके, क्योंकि वो सारी बात वजदान की बॉस को बता देती थी। और जब मासूमा नाराज़ होती थी और वो दरवाज़ा बंद कर लेती थी तभी वजदान आराम से उसके पास आकर उसे वही करने को कहता जो वो खुद चाहता था। और जिस दिन सब बड़े वजदान और मासूमा निकाह के बाद वापस गए थे उस दिन सारिम और हिबा मासूमा के लिए खाना ला रहे थे, इसीलिए कमरे की तरफ आते कदमों की आवाज़ सुनते वजदान जल्दी से मासूमा को फिर आने का कहता। बालकनी में जाता सारिम को कॉल करता, ये कह चुका था कि वो खुद मासूमा को खाना खिला देता है। इसलिए सारिम और हिबा वजदान के आने का इंतजार करने लगे। जो वो पीछे बालकनी से आगे आते ऊपर आकर सारिम और हिबा से खाना लेता मासूमा के कमरे में आ गया था। शादी के बाद कैफ ने वजदान को कई बार कहा था कि वो मासूमा को सब बता दे कि वही बहुत है, क्योंकि मासूमा इस बात पर नाराज़ ना हो जाए कि उसने उसे धोखा दिया है। लेकिन वजदान नहीं माना और वजदान ने कहा कि अगर मासूमा कभी उसे छोड़कर जाएगी तो वो नहीं जाने देगा। और कैफ खामोश होकर रह जाता। बाद में कैफ ने भी कहना छोड़ ही दिया था। वजदान यानी कि बॉस ने जानबूझकर राकिब से कहा था कि अनीता की मंगनी उसके कज़न यानी खाला की बेटी से हुई है, क्योंकि राकिब पे वजदान इस बात पे गुस्सा था कि उसने अमल को उसकी गर्लफ्रेंड बनाकर फंसाया है। जी, ये गर्लफ्रेंड वाला भी एक प्लान था, वो भी राकिब का। राकिब का कहना था कि अमल जो राकिब के साथ ही पुलिस में थी, राकिब और सारिम के साथ थी, जब उसकी गर्लफ्रेंड बनकर जाएगी तो मासूमा को खुद ही एहसास हो जाएगा कि वो वजदान के साथ किसी को नहीं बर्दाश्त कर सकती है। ये भी मासूमा को पता चल जाएगा कि वो वजदान से प्यार करती है। लेकिन मासूमा को ये तो नहीं पता चला कि मासूमा वजदान से प्यार करती है, पर मासूमा को वजदान के साथ अमल को देखते गुस्सा ज़रूर आ जाता था। और यहाँ भी मासूमा को बेवकूफ़ बनाया गया था। जब उसने अमल को अपनी तरफ से घर से भगाया था तो वजदान, राकिब और सारिम को अमल को मासूमा का भगाने का पता था। इसीलिए वजदान ने गार्ड से कहा था कि जब मासूमा आए और उन्हें वहाँ से जाने का कहे तो चले जाएं। और उन्होंने फिर मासूमा के कहने के मुताबिक ही किया था, उसे देखने चले और मासूमा ने अमल को भगा दिया था। और वजदान ने राकिब से ऐसी बात, गर्लफ्रेंड वाली बात का बदला लिया था, ये कहकर कि अनीता की मंगनी किसी और से हो रही है। और राकिब सच समझकर अनीता को अगवा करके निकाह करना चाहता था, पर डीके यानी कैफ ने वजदान को इस बात का बता दिया था। और वजदान बिना देर किए उनके पास शॉपिंग मॉल के बाहर जहां अनीता खड़ी थी और राकिब जो उसे बस जानबूझकर कॉल सुनने का कहता वहां से गया था ताकि चेहरे पे मास्क लगाकर आ सके, ताकि कोई और उसे फिलहाल पहचान ना सके। लेकिन जब राकिब अनीता का बाजू थाम कर उसे अपने साथ भी आर बन कर ले जाता वजदान वहां आ गया, जिस पर राकिब को गुस्सा आया था। और वहीं वजदान को राकिब की हरकत पर गुस्सा आया जिस पर दोनों लड़ पड़े। वो तो शुक्र था सारिम को पता नहीं चला था, वरना सारिम ज़रूर राकिब से लड़ता। और वजदान ने उसके बाद भी राकिब को नहीं बताया
बताया था कि अनीता की शादी उससे होनी है। वजदान को राकिब की हरकत पे और गुस्सा आ गया था। राकिब ने उस दिन भी अंबर की पूरी बात नहीं सुनी थी, जिससे राकिब को और गलतफहमी हुई कि अनीता की शादी किसी और से हो रही है। और जब वो लाहौर आए और वजदान, मासूमा और अंबर भी आ गए तो सबने रिश्ते की बात की। उसके बाद राकिब वजदान से लड़ा था कि उसने उसे इतना तंग किया, और वजदान ने भी कह दिया कि उसने भी तो किया था। तो राकिब फिर खामोश होकर रह गया। और दूसरी तरफ अगर बॉस अली, डीके और भी आर अपना प्लान बना रहे थे और डेवल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो डेवल भी बहुत कोशिश कर चुका था कि वो बॉस का पता करवा सके कि आखिर ये है कौन और उसके साथी कौन है और उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वो हर कोशिश में नाकाम रहता। और आमिर यानी डेवल मासूमा के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी गंदी निगाह मासूमा पे थी, जिससे मासूमा अनजान थी। डेवल ने मासूमा को सारे में और अनीता और राकिब की शादी पे भी अगवा करवाने की कोशिश की थी। वो तो शुक्र था जिस वक्त डेवल का आदमी मासूमा के पास आता, उसे बेहोश करता, और उसी वक्त सारे वहाँ आ गए और मासूमा बच गई और वो डेवल का आदमी भाग गया। और डेवल को अंबर के होश के आने का भी पता चल चुका था, लेकिन जिससे उसे फिक्र लाक हुई कि वो अंबर कहीं किसी को बता ही ना दे कि उसने ही सबका कत्ल किया, तो उसे भी अगवा उसने किया है। लेकिन वजदान की तरफ से खामोशी पर डेवल मुतमईन हो गया था कि अंबर सब भूल चुकी है। डेवल मासूमा को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए डेवल ने वजदान, मासूमा और अंबर पर नज़र रखी हुई थी। जिस दिन अंबर अस्पताल में कैफ के साथ टेस्ट करवाने गई थी, उस दिन डेवल के आदमी ने डेवल के कहने पे अंबर के पर्स में जो अंबर ने ड्रग रखा हुआ था उस अपने साथ उसने मौका देखते ड्रग डाली थी। और फिर डेवल का मकसद पुलिस को भेजकर वजदान को पकड़ाने का था, और इसके बाद खुद उसे लगता था वो मासूमा को आसानी से हासिल कर लेगा। लेकिन वजदान ने उसका ये भी प्लान फेल कर दिया। और इसी वक्त राकिब को कॉल करते पुलिस को अपने घर के बाहर से भेजने का कहा। तो राकिब ने फ़ौरन इस्लामाबाद अपने जानने वाले पुलिस ऑफिसर को कॉल करके पुलिस वापस भेजने का कहा। तो वो फ़ौरन वहाँ से चले गए। और अब वजदान को एक ही फिक्र लाग थी, और वो थी मासूमा को जब ये पता चले कि वजदान ही बॉस है तो क्या होता। वैसे तो उसे यकीन था अगर मासूमा नाराज़ हो गई तो उसे मना लेगा। वहीदान कैफ सारे मराकिब अभी घर आए थे और अब सब ही अपने कमरों की तरफ बढ़े। कैफ अपने कमरे में जा रहा था कि उसे अंबर अपने रूम में जाती दिखाई दी। अंबर रुको। कैफ जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता अंबर को पुकारने लगा, मैं जा रही हूँ सोने, बाय। अंबर ने मुस्कुरा के कहती स्पीड से कमरे में चली गई और पीछे कैफ हैरत से अंबर को कमरे में जाता देखने लगा और फिर खुद ही मुस्कुराता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। राकिब कमरे में आया तो उसे अनीता बेड पे बैठे मोबाइल चलाते हुए मिली। राकिब अनीता को देखता मुस्कुराता दरवाज़ा बंद करता उसके पास आया तो अनीता भी मोबाइल रखती राकिब की तरफ मतवज्जो हुई और मुस्कुरा के उसे देखा। क्या कर रही हो, सोई नहीं अभी तक? राकिब अनीता के पास बैठता उसके हाथ थामता कहने लगा, वैसे ही नींद नहीं आ रही थी इसलिए मोबाइल देख रही थी और आपका भी इंतज़ार कर रही थी, अनीता ने कहा। तो राकिब ने मुस्कुराते उसके हाथों पर बोसा दिया। अच्छा, मेरा इंतज़ार कर रही थी, वैसे क्यों, क्या कोई ख़ास वजह? राकिब ने अनीता के चेहरे को नज़रों के हिसार में लेते दो मायने अंदाज में कहा। तो अनीता गुलाबी होती घूर कर राकिब को देखती होती शर्मा हया से नज़रें झुका गई तो राकिब के लब मुस्कुरा दिए। अब बहुत बेशर्म है, अनीता ने राकिब को देखते खफकी से कहा। तो राकिब हंस दिया और आगे होते अनीता के होंठों को अपने होंठों से छूता पल में पीछे हुआ। अनीता तो बुखला ही गई थी। अच्छा चलो मैं चेंज करके आता हूँ, फिर सोते हैं, राकिब ने कहा। तो अनीता सर हिला गई। कुछ देर बाद ही राकिब चेंज करता आकर अनीता को लेता लेट गया और बातें करने लगा। कुछ देर बाद अनीता बातें करते ही सो गई तो राकिब भी सो गया। वजदान कमरे में आए तो मासूमा अपने वॉशरूम से निकलती मिली। वजदान मुस्कुरा के मासूमा को देखता दरवाज़ा बंद करता उसके पास आया तो मासूमा भी मुस्कुराती वजदान की तरफ बढ़ी। वजदान ने मासूमा के करीब आते उसे कमर से थामे अपने सीने से लगाया तो मासूमा वजदान के कंधे को थाम गई। मुझे तो लगा आज तुम कमरे में ही नहीं आओगी, खुदा के पास ही रहोगी, वजदान मासूमा के चेहरे को नज़रों के हिसार में लेते कहा। वजी आपको पता तो है मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, मासूमा ने कहा। तो वजदान मुस्कुरा दिया। हाँ मुझे पता है, बात तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा लगता है, वजदान ने कहते मासूमा के नाक को छुआ तो मासूमा पलकें झुका गई। वजदान ने पीछे होते मासूमा का गुलाबी पड़ता चेहरा देखते धीमी सी मुस्कान होठों पे आई। चलो तुम जाकर लेटो, मैं चेंज करके आता हूँ, मासूम वजदान ने कहते मासूमा के बालों की लट पीछे की। जी ठीक है, मासूमा कहती जाकर बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद वजदान भी चेंज करता आ गया और मासूमा के पास आते उस पर झुका तो मासूमा के दिल की धड़कन एकदम तेज हुई। वजी, मासूमा ने वजदान को खुद पे झुका देखकर पुकारा। जी वजी की जान, वजदान ने लू देती नज़रों से मासूमा के चेहरे को देखते गंभीर आवाज़ में कहा। मुझे नींद आ रही है और वैसे भी मैं थक गई हूँ, मासूमा ने वजदान की लू देती नज़रों से घबराते कहा। थोड़ी देर बाद सोते हैं ना, इस वक्त मेरा दिल कर रहा है तुम्हें प्यार करने को, वजदान ने दो मायने अंदाज में कहते मासूमा की गालों पे शिद्दत भरा बोसा देता नाक को छुआ तो मासूमा के दिल की धड़कन तेज हुई। वजदान ने पीछे होते मासूमा के गुलाबी चेहरे को देखा तो वजदान के लबों पर धीमी सी मुस्कान आ गई।
वैदान ने मासूमा की बंद पलकों को छूते, मासूमा की ठोड़ी को छूते, गर्दन पे झुकता अपना लम्ब से शिद्दत से छोड़ने लगा तो मासूमा को अपना दिल सीने से बाहर आता महसूस हुआ। वैदान गर्दन से हटता मासूमा के होठों पर झुकता, उन्हें अपने होठों की गिरफ्त में ले गया। मासूमा की धड़कनें तेज हुई, न जाने कितने ही पल यूं ही मायनी खेज खामोशी के गुजरे। जब वैदान को लगा मासूमा सांस नहीं ले पा रही और अपने कंधे पे मासूमा के हाथों का लम्ब से जो उसे पीछे करना चाह रहा था, मासूमा के होठों का जाती देते पीछे होते मासूमा को गहरे सांस लेता देखकर गहरी मुस्कान से मुस्कुरा दिया। वजी आप बहुत बुरे हैं। मासूमा ने अपनी सांसें दोस्त करते शर्मो हया से नजरें झुकाए ही कहा तो वैदान के लब मजीद मुस्कुराहट में ढल के, मैं क्या करूं मेरी जान, तुम हो ही इतनी मीठी कि मेरा दिल करता है हर वक्त खाता रहूं। वैदान ने दो मानी अंदाज में कहा तो मासूमा का चेहरा गुलाबी हो गया। पीछे हो, मुझे नींद आ रही है, मासूमा ने गुलाबी हुए चेहरे के साथ कहा तो वैदान मुस्कुराता उसका शर्मो हया से सुर्ख चेहरा देखता पीछे होता, उसे अपने हिसार में लेकर लेट गया तो मासूमा ने भी जल्दी से आंखें बंद करते वजदान के सीने पे सर रख गई। वजदान भी उसके सर पे होंठ रखता सोने के लिए आंखें मौन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।